हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जेके डिजिटल क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं जेके डिजिटल क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में जो हिंदी जो आईएससी और आर्ट्स में हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और आज मैं बिहार बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया जो इंटरनेट पर मॉडल पेपर है उसी का उत्तर आप लोगों का सही सही उत्तर बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और पूरा पूरा रट कर जाइएगा। सेम टू सेम हो सकता है यही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज का यह वीडियो और देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और कैसा इसका क्या क्या आंसर होगा। तो आपके सामने आप पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। तो देखिएगा, क्वेश्चन है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ की पक्ति है। दोस्तों क्वेश्चन है 1 नंबर, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ की पक्ति है दोस्तों। तो यह जो है आपको पक्ति है दोस्तों उसने कहा था से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, किस पाठ की पक्ति है दोस्तों। तो यह जो है आपको पक्ति है आपको छप पे पाठ से लिया गया, इसलिए आपका आंसर ए जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। मुक्ति बोध का आप लोग दोस्तों पूरा नाम आप लोग जानते होंगे कि मुक्ति बोध का पूरा नाम जो है गजानन माधव मुक्ति बोध है, इसलिए ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने आ गया है। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों। तो नामवर सिंह का जन्म स्थान दोस्तों आपको बनारसी में है। ठीक है दोस्तों, आपसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको कभी लेखक के जन्म से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके मरण के से संबंधित मिल सकते हैं, कहाँ उनकी मृत्यु हुई और किस तरह वे कहाँ से जन्म हुए थे और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण रचनाएं की, आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग लेखक के नाम, पाठ का नाम और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था दोस्तों। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है 1950 में हुआ था, इसलिए आपका आंसर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 6, मलयज का जन्म कब हुआ था। देखिए दोस्तों, बार बार ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और मुझे आशा है कि आप लोग अलग से एक नोट्स बना लीजिए और उसमें से याद कर लीजिए कि किस कवि का, किस लेखक का, किसका निबंधकार का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कहाँ के रहने वाले थे। और साथ ही साथ आपको ये भी साथ में याद रखना है कि उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं मलयज का जन्म कब हुआ था। तो मलयज का जन्म जो है दोस्तों 1935 में हुआ था, इसलिए आपका आंसर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपको 7 नंबर जो है स्क्रीन पर आ गया है। रघुवीर सहाय का निधन दोस्तों फिर यही क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का निधन जो है कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय का निधन जो है दोस्तों 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर आगे आ रहा है दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है दोस्तों आपको 1950 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है 9 नंबर जो आपके स्क्रीन पर सामने है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था दोस्तों। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो है 1948 में हुआ था, इसलिए आपका आंसर जो है ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये जो है आपका बिल्कुल राइट जवाब है। आगे बढ़िए और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 आपसे पूछ दिया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन दोस्तों आपको पता होगा कि डायरी से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख रहा है कि डायरी है, तो डायरी आपका सही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कड़बक में किसकी महिमा का बखान है। मनुष्य, ईश्वर, प्रेम, दानव, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर
कड़बक में जो है प्रेम की बखान किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर सामने आ गया है। निम्न में से गद्य कविता कौन है? निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो अधिनायक ये भी नहीं है, गांव का घर ये भी नहीं है, प्यारे नन्हे बेटे को ये भी नहीं है, और यहाँ पर ऑप्शन डी में हार जीत दिया है, तो यहाँ पर गद्य कविता यही है, तो इसलिए डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू दोस्तों आपको बता दें, जो शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं उषा पाठ, उसी के जो आपको कविता है उसी से लिया गया है। उषा का जादू कब टूटता है? तो उसने बताया है कि सूर्यास्त होने पर जो है, सूर्यास्त होने पर उषा का जादू जो है टूट जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको उषा का जादू सूर्योदय के समय जो है टूट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके साथ आपके स्क्रीन पर आ गया है। कलीराम किस पाठ से संबंधित है? कलीराम, तो चूँकि कलीराम आप जब पढ़े होंगे पाठ तो उसमें कलीराम आया होगा जो कि किस स्कूल के हेडमास्टर थे, इसलिए यहाँ पर किस पाठ से लिया गया है? तो जूठन से लिया गया है, इसलिए आपका आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? सूरदास के दीक्षा गुरु के नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है, वल्लभाचार्य, जो कि आपको सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं दोस्तों? तो समन्वयवादी कवि हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर, पठित पाठ में तिरिच क्या है? पठित पाठ में तिरिच क्या है? तो तिरिच क्या है? विषैला, छिपकली, षड्यंत्रकारी, नक्सली, अनिष्टकारी जीव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का विषैला छिपकली को लिया गया है वहाँ पर। ठीक है, इसलिए आंसर ए के साथ जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? तो यहाँ पर सूरदास की पठित रचना में किस प्रकार की प्रधानता है दोस्तों? तो सूरदास की पठित रचना में वात्सल्य रस की आपको प्रधानता है, इसलिए आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से राष्ट्रकवि की उपाधि किसे मिली है? तो राष्ट्रकवि की उपाधि जो है दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश के राष्ट्रकवि जो है रामधारी सिंह दिनकर के नाम दिनकर को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किसे प्रेम की पीर के कवि के नाम से जाना जाता है? यानी कि निम्न में से कौन से प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम की पीर के कवि के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 जो है आ रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? उसने कहा था, तो यहाँ पर शीर्षक का जो कहानी है उसमें आपको कर्म की प्रधानता दिखाई देगी, इसलिए आपको आंसर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपको 22 जो है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है? तो उसने कहा था, आप लोग पाठ पढ़े होंगे, और इस कहानी में जो है आपको कर्म की प्रधानता आपको दिखाई स्पष्ट रूप से दी रही होगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23, गंडक नदी किस पाठ से संबंधित है? तो गंडक नदी जो है आपको दोस्तों ओ सादानीरा पाठ से संबंधित है। आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, ओ सादानीरा पाठ को निमित्त बनाकर, ओ सादानीरा पाठ में गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया था, इसलिए आपका आंसर बी ए जो है बी जो है यहाँ पर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, तिरिच का किस पाठ से संबंध है? तिरिच का किस पाठ से संबंध है? तो यहाँ पर दिया है शिक्षा,
और बी में बातचीत, ओ सादा नीरा और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तिरिच चूँकि एक विषैले जानवर का नाम है, ठीक है, और यहाँ पर वैसे लोगों के लिए तिरिच का प्रयोग किया गया है, कब लेखक ने किया है, जो लोग जो है अपनों को नहीं पहचानते हैं, मानव को नहीं आजकल पहचान रहा है। इस पाठ से इस मैंने शिक्षा हम लोगों को यही मिलती है कि मानव जो है मानव के खिलाफ आज हो गया है, मानव ही मानव का दुश्मन बनते जा रहा है यहाँ से। तो इसलिए यहाँ से इस पाठ से गंडक नदी, यहाँ तिरिच का जो किस पाठ से संबंध दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन के आधार पर किसमें से कोई ऐसा पाठ नहीं है, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। भूषण की रचना किस रस की प्रधानता है? तो यहाँ पर भूषण जो है, भूषण कवि जो लिखे हैं वे वीर रस से संबंधित, जितने भी कविता लिखे हैं वे वीर रस से संबंधित लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 26। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंध है? जयशंकर प्रसाद जो है का संबंध जो है दोस्तों आपको बता दें हम कि छायावाद से संबंधित कवि है, इसलिए आपका आंसर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। गैगरिन का संबंध किस पाठ से है? तो गैगरिन का संबंध दोस्तों आपको बता दें कि रोज के जो नायिका है मालती, ठीक है, उसके पति जो है डॉक्टर है, और डॉक्टर एक प्रकार के गैंग्रीन जो है अपवाद यानी कि बीमारी से संबंधित है, इसलिए आपको आंसर जो है डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी। ठीक है, रोज। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। भगत सिंह का माता का क्या नाम था? ठीक है, तो भगत सिंह की माता का नाम जो है आपको दोस्तों विदावती था, इसलिए आपका आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर भगत सिंह के पिता का नाम पूछ दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही मिलता है कि जिसमें आपको इस तरह के बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन जो है, एकदम सुंदर सुंदर क्वेश्चन जो है आपको जो मैंने बताया था सेम वैसा ही क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर देखने को कम ही मिलते हैं, हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाए, इसलिए पूरा रट कर और पूरा सब सोच समझ कर ही जाइएगा। और अब पूरा ऑप्शन को पूरा बढ़िया से 50 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से मात्र 50 का आंसर देना रहेगा, एकदम जिला टॉप यानी कि लॉलीटॉप क्वेश्चन रहेगा, और आप लोग उसका पूरा सुंदर से आंसर दीजिएगा ताकि आप लोगों का बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आ सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, इसलिए आपको आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आ रहा है। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम जो है दोस्तों मैं बता दूं कि श्यामवती देवी था, इसलिए आपका आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा क्वेश्चन नंबर 31। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम जो दोस्तों आपको छोटन लाल था, इसलिए आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और उसके बाद आपको सेम उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का क्या नाम था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम दोस्तों मकुंदी देवी था, इसलिए आपका आंसर जो है ए है जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने मुक्तिबोध के माता का नाम है। मुक्तिबोध की माता का क्या नाम है दोस्तों? तो मुक्तिबोध के माता का नाम जो है आपको दोस्तों पार्वती बाई है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके 34 नंबर जो है आपके स्क्रीन पर ए रहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है दोस्तों मैं बता दूं कि आपको जयपुर में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम जो है दोस्तों पंडित शिवराम था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है आपके स्क्रीन पर आपके सामने। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो तुलसीदास का
जन्म स्थान अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो तुलसीदास का जन्म स्थान जो है दोस्तों आपको राजापुर उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है। तो ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल जो है दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब, गोड्डा झारखंड। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका आंसर ए जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों। ठीक है, तो इस साल मैं बता दूँ दोस्तों आपको कवि के, लेखक के जन्म स्थान, उनके माता का नाम, पिता का नाम और उससे संबंधित सभी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा रटकर इस तरह के क्वेश्चन को जाइएगा और पूरा धमाल मचा दीजिएगा परीक्षा हॉल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है ना। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये भी बता दें आपका आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, श्योपुर ग्वालियर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। तो यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान जो है दोस्तों आपको निहालपुर उत्तर प्रदेश में है, इसलिए आपका आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम जो है आपको दोस्तों बता दें, मनरूप देवी एवं रवि सिंह। ठीक है, उनके पिताजी का नाम था, इसलिए आंसर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है, अगेय के माता पिता का क्या नाम है। तो अगेय जी के माता पिता का नाम जो है दोस्तों आपको आंसर आपको बी में दिया हुआ है, बेअंती देवी और हीरानंद शास्त्री था, इसलिए आपका आंसर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम। तो दोस्तों बता दें, जे कृष्णमूर्ति आपको शिक्षा पाठ के लेखक हैं और उनके माता पिता का नाम जो है दोस्तों संजीवमा एवं नारायण जिद्दू था, इसलिए आपका आंसर जो है आपको ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, तो बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम है पूछा गया है। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम जो है पार्वती देवी एंड बेनी प्रसाद भट्ट था, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम जो है दोस्तों देवी प्रसाद साहू था, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके 45 जो है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो है नरहरि दास थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और आगे का अगला क्वेश्चन ये रहा 46, जाड़ा क्या है, मौत है या निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह पाठ किस पाठ से लिया गया है, यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों फिर से समझ लीजिए, जाड़ा क्या है, जाड़ा मौत है या निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह जो है किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो है दोस्तों आपको बता दें कि उसने कहा था, इस पाठ से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ए रहा, क्वेश्चन नंबर 47, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी जो है दोस्तों आपको बता दें हम, उसने कहा था पाठ की पात्रा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ए रहा, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी युक्ति है। तो नारी और नर जिसमें आ जाए तो समझ लीजिए कि अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है और अर्धनारीश्वर के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, इसलिए आपका आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर 49 यानी कि 49, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है,
यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो कामनी जो कि आपको जयशंकर प्रसाद जो से लिया गया है ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद नहीं होगा और यह जो है अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो है आपको दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर है। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है जिसमें कि 50 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे पूछ दिया गया है दोस्तों, तेरी कुड़माई हो गई किस पाठ की पंक्ति है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि तेरी कुड़माई हो गई इसका अर्थ होता है कि तेरी सगाई हो गई या शादी हो गई। जो प्रेमी जो है अपने प्रेमिका से पूछता है और यह जो है आपको पाठ उसने कहा था से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा था आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यहाँ ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए लगे हाथ, और इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। जैसे अगला नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा से संबंधित क्या नियम है, बहुत सारे नियम निकलते रहते हैं, इसके नियम के बारे में आपको बढ़िया से समझा दूंगा। और परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, क्या करके जाना है, कैसे करके जाना है, उसमें सारी जानकारी जो है आपको डिटेल में आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से बने रहिए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आपको देखने को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्रेस द बेल आइकन और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका हर प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 51 क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 51 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा, त्राही त्राही करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो त्राही त्राही करने का मतलब होता है दोस्तों बहुत दुखी होना, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा 52 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको मुहावरा से ही लिया गया है। कान देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कान देना का मतलब होता है ध्यान देना, यानी कि हम लोग ध्यान देकर किसी बात को सुनते हैं तो उसी को कहा जाता है कान देना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, घी के दिए जलाना, ये भी मुहावरे से लिया गया है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा? घी के दिए जलाना, इसका मतलब है कि अगर आप घी के दिए जला रहे हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आनंद मनाना, यानी कि आप लोग खुशी मना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन जो है आपके मुहावरा से ही लिया गया है। एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ होता है? एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दो कार्य एक साथ ही होना, यही मतलब होता है एक पंथ दो काज का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ए रहा, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो जी चुराने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिल चुरा लेना, किसी काम से भागना, दिल हर लेना, प्यार होना। तो यहाँ पर दोस्तों जी चुराना का क्या अर्थ होता है दोस्तों पूछा गया है। तो जी चुराना का अर्थ होता है किसी काम से भागना, यानी कि जी चुरा लेना। ठीक है, यानी कि आपको किसी काम से भागना हो तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लकीर का फ़कीर होना जो मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ होता है परस्पर वादी होना दोस्तों, इसलिए आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा, नायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तो नए जोड़ अक होता है, इसलिए यहाँ पर आपका बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, जो कि आपको 58 नंबर क्वेश्चन है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम शब्द जिसमें देखिएगा तो यहाँ पर उत जोड़ गम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का उत जोड़ गम जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और द और ग मिलकर क्या बनाएगा? द बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन संधि विच्छेद से ही लिया गया है, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत जोड़ आनंद होगा, एकदम बिल्कुल सही आपका ए नंबर है, इसका भी सही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों सही एकदम बिल्कुल सही महाजोड़ आशय होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद जो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मनह जोड़। ठीक है, यहाँ पर आपको मनह जोड़ हर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर कमलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? कमलेश शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है दोस्तों। तो कमलेश शब्द का संधि विच्छेद आपको कमल जोड़ ईश होता है, इसलिए यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जगत शब्द का विशेषण दोस्तों जागतिक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आधार शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आधार शब्द का विशेषण दोस्तों आधार से बनाइएगा तो आधारित होगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो संस्कृत शब्द का विशेषण जो है दोस्तों क्या होगा? सांस्कृतिक होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा अग्नि शब्द का विशेषण क्या होता है? तो अग्नि शब्द का विशेषण जो है आपको आग्नेय होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपका सामने आपके स्क्रीन पर दीन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दीन शब्द का आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इसको। चलिए अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि दीन शब्द का विशेषण जो है दैनिक होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया है फीसदी शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, फीसदी शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो फीसदी में जो उपसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ जो है बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर जो है यहाँ पर देखिए फीसदी में क्या जुड़ा हुआ है, सबसे पहले आपको पता करना चाहिए। तो फीसदी में आपको फी जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है दोस्तों। ठीक है, जो उपसर्ग से ही लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 69 जो है बिन देखा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बिन देखा, तो देखा के पहले क्या जुड़ा है? आपको बिन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है आपका ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिन। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 70 जो है आ रहा है नाचीज शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो नाचीज, चीज में आपको क्या जोड़ दिया गया है? ना जोड़ दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है आपको पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय होता है। जिस शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़ा जाता है और उसका अर्थ बदल देता है तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को खोज लेना है कि अंत में क्या जुड़ा हुआ है। तो पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाला यानी कि पढ़ने वाला में क्या जुड़ा हुआ है? तो वाला जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वाला। ठीक है, आगे बढ़िए और यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है प्रत्यय से ही लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन है? खिलाड़ी, खेलने वाले में जोड़ दिया गया आड़ी, तो इसलिए हो गया क्या चीज़? खिलाड़ी। यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आड़ी। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा जो कि 73 नंबर में जो प्रत्यय से भी संबंधित है। तो दिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको दोस्तों हम बता दें दिखावट, तो इसमें आवट शब्द जोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आवट। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपको इसमें से शुद्ध शब्द चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे संसार, तो संसार तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शिक्षक जो कि हर्षिकार से लिखा जाता है इसलिए गलत है। विद्यार्थी ये भी हर्षिकार से लिखा जाता है, ये भी गलत है, दीर्घिकार से लिख दिया है। और वाक्य, चूँकि वाक्य में क्या होता है क जो है आधा होता है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा संसार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा शुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको पुरुष, बी में लिखा हुआ है नीलकंठ, नीलकंठ लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है।
और सी में औरत लिखा हुआ है, ये भी गलत है। उसके बाद डी में आपको पारक लिखा है, ये भी लग रहा है कि गलत ही है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुरुष, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के दोस्तों आपको 6 भेद होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 77 में पूछ दिया है दोस्तों, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सभापति शब्द का स्त्रीलिंग जो है होता है दोस्तों सभा अध्यक्ष ही होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला दोस्तों क्वेश्चन है 78 नंबर, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नायक शब्द का आपको स्त्रीलिंग क्या होगा, नायिका होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है इसमें दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अधिनायक शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो उपसर्ग तो मैंने पहले ही बताया है दोस्तों, जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो अधिनायक में क्या जुड़ा हुआ है, अधि जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन 80 आपके स्क्रीन पर ये रहा, अधिकार शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अधि, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला है आपको प्रत्यय से लिया गया, लिखाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आई है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दौड़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दौड़ने वाला, तो इसमें आपको वाला शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाला, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है 83, मर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो मर्ता शब्द में आपको ता जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो खिलौना शब्द में औना जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो दोस्तों मैं बता दूं कि उच्चारण स्थान जो है आपसे निश्चित रूप से ही पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन, और बार बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। और उच्चारण स्थान आप लोग रट लीजिएगा कि किस शब्द, जैसे क है तो कंठ से बोला जाता है, उसी तरह सबका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, ठीक है। तो प फ ब जो है बिना ओठ के सहायता से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फ का उच्चारण स्थान जो है आपको ओष्ठ हो जाएगा, इसलिए सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, म का उच्चारण स्थान। तो पफवा में म आता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर भी आपको ए ही जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, उसके बाद है थ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो थ का उच्चारण स्थान, जब आप थ कहिएगा तो आपका जीभ जो है दांत से लड़ेगा, इसलिए यहाँ पर दंत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध का उच्चारण स्थान पूछा गया है दोस्तों। तो ध जो है ध कहिएगा तो ध का ही है, इसलिए यहाँ पर भी आपको दंत जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध पूछा गया है, तो इसलिए ध जो है आपको दंत से ही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद ग पूछा गया है, ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ग जो है सीधा बात है कि क ख ग में आता है, इसलिए कंठ होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपको भ का उच्चारण स्थान पूछा गया, तो भ भी आपको ओष्ठ ही होगा, पफवा में आया गया, इसलिए ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा, त वर्ण का उच्चारण स्थान कौन है। तो त जब आप त कहिएगा तो आपका जीभ जो है कहाँ टच कर रहा है, देख लीजिए, दांत से टच कर रहा है त कहते वक्त, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दांत, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है 92, जो कि ढ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो ढ आप कहिएगा, ठीक है। तो ढ कहाँ से हो रहा है। तो ढ का उच्चारण स्थान जो है आपको मूर्धा से हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन 93, ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ख वर्ण का उच्चारण स्थान जो दोस्तों क ख का जो भी होता है उसमें क्या होता है, कंठ से उच्चारण स्थान होता है, इसलिए ख जो है क ख में शामिल है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंठ, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। छ वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है, ठीक है। जब आप छ कहिएगा तो तालु से आपका जीभ टकराएगा, इसलिए आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तालु, ठीक है।
आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, यमुना शब्द कौन सा संज्ञा है? यमुना, तो यमुना शब्द दोस्तों आपको एक किसी नदी का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जिसमें औरतों का ज़्यादा नाम ऐसे रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यमुना जो भी देखें हम लोग क्या है, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा लग रहा है, ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, मंत्री शब्द कौन संज्ञा है? तो मंत्री शब्द जो है दोस्तों, मंत्री कोई भी रह सकता है व्यक्ति, ठीक है, इसलिए मंत्री जो है आपको जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, चूँकि कोई भी कहीं का मंत्री हो तो उसे मंत्री ही कहेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मिठास शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मिठास जो है आपको मिठाई से बना हुआ शब्द है, इसलिए यहाँ पर भाव दे रहा है कि मीठा लग रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 है, गुच्छा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो गुच्छा शब्द में से आपको दोस्तों समूह का बोध पता चल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है आपके स्क्रीन पर, मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मोती शब्द जो चूँकि दोस्तों जो भी हीरा मोती सोना चांदी इस सब को तौलने और मापने जो वाला संज्ञा होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और आपके आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो कि आपके सामने है, चावल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो चावल दोस्तों आपको ये भी बता दें मापने तौलने वाला ही संज्ञा होता है, इसलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है, आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही अंत में कहना चाहूँगा कि आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर भी आपको PDF के रूप में प्राप्त हो, तो सबसे पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल JK डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ आपका नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।